Hi guys, welcome back to the second part of solving the UGC NET question papers of last year, June 2022. In our last class, we solved 6 questions and now we'll be starting from the 7th question. I will be taking 5 to 7, 8 questions in every video because my main aim is not to just solve the question and go. I just want you to understand. And each and every uh, concept that comes in the questions, I want you to understand that. Okay, so लेट्स जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजी। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट है आपके पास, ठीक है। आपके पास एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 56125 का। सैल्वेज वैल्यू है जो आखिर में इसकी वैल्यू बची है, सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं उसको, वो है 3000 रुपीज की, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसकी लाइफ है 5 years की, और जो उसका ये सारे इनके एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे, ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं, और हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें ARR निकालना है। सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए प्रैक्टिकल का, एक चीज ध्यान रखिए कि उसका फॉर्मूला लिख लो। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता चल गया कि आपको ये दो चीजें निकालनी है। तो एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, आपने गुडविल में पढ़ा होगा कि एवरेज जो इनकम होती है, एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं, उसको हम जितने भी हमारे ईयर्स के दे रखे हैं, 3375, 5375, 7375, 9375 प्लस 11375, और हाउ मेनी ईयर्स, 5 years। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, 75 divided by 5, so you will get the answer 7375। तो आपको अपना न्यूमरेटर मिल गया 7375। ओके, यहाँ लिख देंगे 7375। अब आपको निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट ना। एवरेज इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये एक फॉर्मूला होता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सैल्वेज वैल्यू। अगर आपको सैल्वेज वैल्यू दे रखी है, बट यहाँ पे आपको नेटवर्किंग कैपिटल, इंस्टॉलेशन नहीं दे रखा, इनिशियल कॉस्ट दे रखी है। तो अब हम किस पे आएंगे, अब हम आएंगे अपने, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, ये वाला हम एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये है 7375। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, सैल्वेज वैल्यू आपके पास है। सो AI कितना हो जाएगा, सैल्वेज वैल्यू आपके पास 3000 है, प्लस हाफ, हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी कितनी दे रखी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपका 56125, यहाँ आपको माइनस करनी है अगेन इसमें से सैल्वेज वैल्यू। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 29562.50। ये आ गया आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का वाला भी फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, बट इस क्वेश्चन में आपको सैल्वेज वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जब आप निकाल सकते हो, तो आप इजी वाला फॉर्मूला यूज करके आप निकाल लेंगे। अब ये वाला वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, 7375 हमारा एवरेज इनकम है, एवरेज इन्वेस्टमेंट है 29562.50। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारा, जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 5 साल का इस इन्वेस्टमेंट से हमारा है 24.9। इंटू 100 करेंगे ऑब्वियसली, तभी 24.9% आएगा। अब देखिए, ये वाले क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इसमें वाला ऑप्शन ही नहीं है। 24.9 इसका आंसर है। Next question is, which among the following is not a privilege or right of a holder in due course under Negotiable Instrument Act of जो 1881 का एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो राइट है या प्रिविलेज है वो नहीं मिलता होल्डर को। तो इसका आंसर, उसके पास राइट है, वो डिनाई कर सकता है सिग्नेचर, ओरिजिनल वैलिडिटी, कैपेसिटी, बट वो जेन्युइननेस और वैलिडिटी ऑफ पेईज एंडोर्समेंट को डिनाई नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है डी। Okay, next question is related to economics, perfect competition, PC.
सो सबसे पहला कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको परफेक्ट कंपटीशन के पता होने चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं। पहले तो यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है, तो जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा फर्म एंड सेकेंड इज इंडस्ट्री। यहाँ जो हमारी फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस लेती है, और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये होता है एसी, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एंड ये होता है ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। परफेक्ट कंपटीशन का ये एक फीचर होता है कि आपको हर प्रोडक्ट सेम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किसी जगह पे 10 मोबाइल फोन्स की शॉप है, तो वो सबके सब एक ही फोन बेचेंगे और एक ही कॉस्ट पे बेचेंगे। तो उस वजह से आपका जो फर्म जो होती है वो प्राइस कैसे सेट करती, प्राइस कैसे लेती है, बेस्ड ऑन the intersection between MC is equals to AC is equals to AR is equals to MR। इस पॉइंट पे कीपिंग इन व्यू द मार्केट कंडीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, सप्लाई का अपवर्ड होता है। ये प्राइस हो गई किसी भी प्रोडक्ट की। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। ये आपका ग्राफ आगे काम आएगा। इन द लॉन्ग रन अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जब ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म ए सी इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा ऑर्गेनाइज कोई भी कंपनी होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन करती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास टाइम होता है। तो इस सारे के सारे जो प्राइसेस होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो अपने आप नॉर्मल प्रॉफिट्स देने लगते हैं। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म की बात करते हो, तो कंपनी को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, और शटडाउन भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट्स और शॉर्ट रन में ये सब होते हैं, ठीक है। तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो किसी भी फर्म का प्रॉफिट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम आता है ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू एल एम सी इक्वल्स टू एल ए सी, ठीक है। और प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। नेक्स्ट है फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये दो सही है, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ए और बी हमारा ठीक है। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन ओनली व्हेन, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम इस तरीके से आता है कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे पॉइंट पे आपका कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा शॉर्ट रन में, ठीक है। फर्म रीचेज इट शट डाउन पॉइंट वेयर प्राइस गोज बिलो एसी। नो, एसी से कम नहीं होता है। जब एसी पे होता है तब शट डाउन नहीं होती कभी भी। तब कोई भी फर्म शट डाउन नहीं होती है। फर्म शटडाउन तब होती है जब वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ना दे पाए। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये होगी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये होगी एवरेज टोटल कॉस्ट। इस पॉइंट पे अगर आ जाएगा तो होगा आपका शटडाउन, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है। अ फर्म फिक्सेस द प्राइस, सबसे पहले आपको इसको डिकोड करना है। ये फिक्स ही नहीं करता है। फिक्स आपको इंडस्ट्री के मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करता है। तो ये भी नहीं है, तो आपका आंसर ये वाला है, क्योंकि तीनों ऑप्शंस नहीं है। आई होप यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following test measures the applicant's capacity to learn the skill? जब भी आप कोई भी स्किल की बात करोगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा होता है टू फाइंड आउट इफ द पर्सन possesses the particular skills for a job or no। Next question है, which one of the following is not coordinated in the horizontal integration of integrated marketing communication? जब भी कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है तो उसमें हमेशा ऑब्वियसली आप इसको आराम से, क्योंकि ऑप्शंस तीन एक जैसे हैं, एक पैकेजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन कस्टमर सर्विस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद दी जाती है। तो ये सब बिफोर है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, और कस्टमर सर्विस आफ्टरवर्ड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये एनपीवी से रिलेटेड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। एक आईआरबी होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो एनपीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये है कि टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो डिफरेंस है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसे एनपीवी कहते हैं। तो इसका पूछा है कि किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो जो प्रेजेंट कैश इनफ्लोज है माइनस प्रेजेंट कैश आउटफ्लोज, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैश फ्लो को फोरकास्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1, सी आ गया आपका, ये ऑब्वियसली यही आ गया आंसर क्योंकि सी आपका यहीं पे है। बी, फिर आप उसका वैल्यू निकालो। पहले पहले आपने कैश फ्लो निकाल लिया, फिर आप डिस्काउंट रेट निकालोगे, जैसे 10% डिस्काउंट रेट पे है, फिर उसको उस डिस्काउंट रेट पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। फिर आप उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे कि अभी उसकी क्या वैल्यू है, और फिर उसको अपने प्रोजेक्ट्स को रैंक करोगे बेस्ड ऑन एनपीवी। तो जो अच्छी रैंक में आएगा आप उसको चूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर्स आर रिस्क एवर्स, टेक्नोलॉजी शाय एंड प्राइस सेंसिटिव। इसके लिए अगेन एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी ताकि और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। एक रिसर्चर थे रॉजर, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं उसके लिए 5 कैटेगरीज दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन के पीछे मत जाइए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए पहले, हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले थे इनोवेटर। इनोवेटर वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी किसी भी चीज को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं कम एज में। वो बहुत कम होते हैं, 2.5% ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके अर्ली अडॉप्टर्स, जो कि आपके एमसीक्यू में दे रखा है। अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं 13.5%। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो कि इनके बाद अडॉप्ट करते हैं, इनोवेटर के बाद अडॉप्ट करते हैं। और ये भी क्योंकि इनका हाई सोशल स्टेटस होता है, फाइनेंशियल सोशल स्टेटस होता है, एडवांस एजुकेशन होती है, पढ़े लिखे होते हैं, तो ये भी रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद आती है अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये अर्ली अडॉप्टर्स के बाद लेते हैं। वो सोचते हैं कि काफी लोगों ने ले लिया, एवरेज लोगों ने ले लिया, अब हम ले लें। फिर आते हैं अर्ली मेजोरिटी। नेक्स्ट आर अर्ली, सॉरी, दीज आर अडॉप्टर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, एंड देन लेट मेजोरिटी। पहले इनोवेटर्स आए, अर्ली अडॉप्टर्स आए, अर्ली मेजोरिटी आए, अब लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी भी 34% होती है। वो भी ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल लास्ट में लेंगे, तो वो आंसर इसका लेट मेजोरिटी, क्योंकि रिस्क एवर्स नहीं लेना चाहते, टेक्नोलॉजी शाय होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं। ये तीनों इतना नहीं सोचते, लेट मेजोरिटी सोचते हैं। और लास्ट होता है लेगार्ड्स। लेगार्ड्स तो लेता ही नहीं है। लेगार्ड्स तो बिल्कुल लास्ट में सोचेगा कि जब बिल्कुल ही खत्म होने वाली होगा इनोवेशन, तब जाके लेता है। इनका नो ओपिनियन होता है, लोएस्ट सोशल स्टेटस होता है, फाइनेंशियल फ्लूइडिटी नहीं होती, तो सबसे लेट में यही अडॉप्ट करते हैं। तो ये तो अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, बहुत लेट करेंगे। और ये तीन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ये इनोवेटर्स ज्यादा करते हैं, और लेट मेजोरिटीज का आंसर। थैंक यू।